पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सही कथन चुनिए। आज अब हमारे सारे ही लेक्चर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे, बाइलिंगुअल टेस्ट रहेंगे। हमने सारे ही टेस्ट बाइलिंगुअल ही बनाए हैं आपके लिए, ताकि जो हिंदी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी किसी तरह की परेशानी ना हो। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट 1, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कन्नूर में स्थापित किया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द पोर्तुगीज इस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फोर्ट इन इंडिया एट कन्नूर। स्टेटमेंट 2, पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कोचीन में स्थापित किया। द पोर्तुगीज इस्टेब्लिश्ड देयर सेकंड फोर्ट इन इंडिया इन कोचीन। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। आई होप आप सबने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई नहीं। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचीन में 1503 में स्थापित किया था, जबकि यहाँ स्टेटमेंट में बताया गया था कन्नूर में, और दूसरा दुर्ग कोचीन, जबकि यहाँ एकदम शफल किया गया है स्टेटमेंट्स को। पहला दुर्ग पुर्तगालियों ने कोचीन में स्थापित किया था और दूसरा कन्नूर में। दूसरा दुर्ग कन्नूर में 1505 ईस्वी में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस समय हुआ था? व्हेन डिड द फर्स्ट कर्नाटिक वार टुक प्लेस? ऑप्शन है 1740 से 1748 के मध्य, ऑप्शन बी 1748 से 1751 के मध्य, ऑप्शन सी 1725 से 1732 के मध्य, या ऑप्शन डी 1730 से 1740 के मध्य। आप यहाँ पर यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अधिकतर क्रोनोलॉजी बेस्ड, जैसे कि आपने बहुत सी बार ये सुना होगा, लोगों से एक परसेप्शन है कि यूपीएससी स्पेशली फैक्ट्स पर फोकस नहीं करती है, जबकि ऐसा नहीं है। वो इनडायरेक्टली फैक्ट्स पर फोकस करती है। डायरेक्टली आपसे फैक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कहीं पर क्रोनोलॉजी अगर वो बनाने के लिए दे देते हैं, 3-4 इनमें इवेंट दे देते हैं और उसको कहा जाता है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कीजिए, तो जाहिर सी बात है आपको जब उनके ईयर पता होंगे, यानी कि आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पास होगी, तभी आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछती है। यूपीएससी इनडायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, डायरेक्टली नहीं पूछेगी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। यहाँ तो मैंने आपको एक रिवीजन के लिए या मॉक टेस्ट की दृष्टि से दे दिया है, लेकिन वो डायरेक्टली आपसे ऐसा नहीं पूछेंगे। आपको दे देंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इन सबको अरेंज कीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इस तरह क्वेश्चन सेट कर सकती है यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज, इसी तरह क्वेश्चन सेट करते हैं। तो आई होप आप सबने आंसर अटैम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1740 से 48 के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स ला शापेल की संधि के साथ समाप्त हुआ। द फर्स्ट कर्नाटिक वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्स ला शापेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत के युद्ध के संबंध में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अफगान शासकों के बीच हुआ था। द थर्ड वार ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन द मराठा एंड अफगान रूलर्स। स्टेटमेंट 2, मराठा सेना का सेनापति विश्व राव था। द कमांडर ऑफ द मराठा आर्मी वाज विश्व राव। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। हमने ईपीएफओ के सिलेबस में यूपीएससी ने कंप्यूटर के सेक्शंस को भी अलग से ऐड किया है, तो हमने इसमें आज के मॉक टेस्ट में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, जो जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं, जो कि आपकी जनरल अवेयरनेस पर रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, जो कि एक सामान्य स्टूडेंट को भी पता होने चाहिए। ऐसे ही हमने एवरेज लेवल के क्वेश्चंस इसमें सेट किए हैं। उसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी दोनों, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अफगान शासकों के मध्य हुआ था और मराठा का सेनापति उस समय विश्व राव था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से बंगाल का कौन सा नवाब सबसे अंत में गद्दी पर बैठा था? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी सरफराज खां, ऑप्शन सी मुर्शिद कुली खां, या ऑप्शन डी अलीवर्दी खां। विच ऑफ द फॉलोइंग नवाब ऑफ बंगाल असेंडेड द थ्रोन एट द एंड? तो इसका सही आंसर है सिराजुद्दौला। मुर्शिद कुली खां, ये क्रोनोलॉजी है। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां गद्दी पर बैठे, उसके बाद शाह शुजा, फिर सरफराज खां, फिर अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बेसिन की संधि निम्न में से किससे संबंधित है?
ट्रीटी ऑफ बेसिल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, या ऑप्शन डी प्रथम कर्नाटक युद्ध। आई होप आप सबने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। बेसिन की संधि 1802 में की गई थी, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सहायक संधि के अनुसार सर्वप्रथम निम्न में से किस राज्यों को अपने कंपनी ने अपने अधीन किया था? अकॉर्डिंग टू द सब्सिडरी ट्रीटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द फर्स्ट whom कंपनी टुक अंडर इट्स कंट्रोल? ऑप्शन है मैसूर, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी तंजौर, या ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद। हैदराबाद को 1798 में कंपनी ने अपने अधीन किया था, मैसूर को 1799 में, तंजौर को 1799। ये इसमें मंथ का फ़र्क है, डिफरेंस जो है मंथ का है। इसको पहले अधिग्रहण किया एक्वायर किया गया था और तंजौर को मैसूर के बाद एक्वायर किया गया था, और सबसे लास्ट में अवध को 1801 में एक्वायर किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सुमेलित कीजिए। यहाँ 1857 के विद्रोह का स्थान दिया हुआ है, एक तरफ लोकेशन दी हुई है और दूसरी तरफ उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जिसने विद्रोह को लीड किया था उन लीडर्स का नाम दिया हुआ है। आपको इनको मैच करना है। गोरखपुर शहीद हसन, सुल्तानपुर लियाकत अली, हरियाणा राव तुलाराम, और डी इलाहाबाद गजाधर सिंह। आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4132, यानी कि गोरखपुर को गजाधर सिंह ने, सुल्तानपुर को शहीद हसन, हरियाणा राव तुलाराम और इलाहाबाद लियाकत अली, इन सब ने लीड किया था। गोरखपुर को गजाधर सिंह द्वारा लीड किया गया था, सुल्तानपुर को शहीद हसन द्वारा, हरियाणा को राव तुलाराम और इलाहाबाद को लियाकत अली द्वारा लीड किया गया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक किसने लिखी थी? एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, और ऑप्शन डी राजाराम मोहन राय। सही आंसर इसका ऑप्शन डी राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय ने 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट्स टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस संस्था का गठन कांग्रेस के गठन के बाद किया गया था? ऑप्शन है बंग भाषा प्रकाशक सभा, ऑप्शन बी अभिनव भारत, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, या ऑप्शन डी इंडियन लीग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अभिनव भारत। बंग भाषा प्रकाशक सभा को 1836 में इस्टेब्लिश किया गया था, अभिनव भारत को 1904 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 और इंडियन लीग 1875। अब आप पता ही होगा कि इस कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन है साइमन कमीशन, ऑप्शन बी मिंटो कमीशन, ऑप्शन सी हंटर कमीशन, या ऑप्शन डी क्रिप्स कमीशन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हंटर कमीशन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी दीवान चमनलाल, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। ये भी एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा दीवान चमनलाल इसके प्रथम सचिव थे। इस संघ का गठन 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से सही कथन चुनिए। लॉरेंज वक्र आय असमानता को प्रदर्शित करता है। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में इकॉनमी का जो टॉपिक है, इकॉनमी का जो सिलेबस है, आप उसको बिल्कुल फोकस करके चलिएगा, क्योंकि इकॉनमी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और बहुत से इकॉनमी के क्वेश्चंस अकाउंट से भी ओवरलैप होते हैं, जैसे कैपिटल एसेट्स,
करंट एसेट्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये अकाउंट से भी ओवरलैप होते हैं, तो इसको आप ज़्यादा फोकस करके चलिए, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से सही कथन चुनिए। लॉरेंज वक्र आय असमानता को प्रदर्शित करता है। द लॉरेंज कर्व शोज इनकम इनइक्वालिटी। स्टेटमेंट 2, लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन 1905 में किया गया था। द लॉरेंज कर्व वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1905। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। लॉरेंज वक्र आय असमानता यानी कि इनकम इनइक्वालिटी को शो करता है, प्रदर्शित करता है, और इसका प्रतिपादन 1905 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, राजकोषीय नीति का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। द फिस्कल पॉलिसी इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेटमेंट 2, राजकोषीय नीति का प्रभाव लागत पर पड़ता है। फिस्कल पॉलिसी हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। राजकोषीय नीति का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, और राजकोषीय नीति मांग पक्ष को प्रभावित करती है, डिमांड साइड को प्रभावित करती है। और राजकोषीय नीति को तो केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और मौद्रिक नीति को किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई द्वारा। हालांकि अब दोनों का ही इंटरफेयर रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इंटरफेयर इसमें रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से मुद्रा का कौन सा रूप जनता के पास उपलब्ध मुद्रा को व्यक्त करता है? यानी कि कौन सी मुद्रा ऐसी है M1, M2, M3, M4 में कि जिसे जनता के पास उपलब्ध मुद्रा के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ करेंसी एक्सप्रेसेस द करेंसी अवेलेबल टू द पब्लिक? ऑप्शन ए M1, ऑप्शन बी M2, ऑप्शन सी M3, या ऑप्शन डी M4। ये सारी मुद्रा, इनके डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो पेंडेमिक आया है, इसकी वजह से इकॉनमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, इसलिए इन सब की डेफिनेशंस पता होने चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए M1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा पूंजी बाजार से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट? ऑप्शन ए ट्रेजरी बिल, ऑप्शन बी वाणिज्यिक पत्र यानी कि कमर्शियल पेपर, ऑप्शन सी शेयर, या ऑप्शन डी जमा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है शेयर, ऑप्शन सी शेयर। शेयर जो है ये कैपिटल मार्केट से रिलेटेड होता है, और जबकि ये सारे बाकी 3 मुद्रा बाजार से रिलेटेड हैं, यानी कि मनी मार्केट से। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि किए जाने पर निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इफ द रिजर्व बैंक इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशो? बैंक की साख सृजन की शक्ति में कमी, ऑप्शन बी तरलता में कमी यानी कि लैक ऑफ लिक्विडिटी, ऑप्शन सी महंगाई में वृद्धि इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, ऑप्शन डी बैंक के लाभ में कमी की संभावना द पॉसिबिलिटी ऑफ ए डिक्रीज इन द बैंक्स प्रॉफिट। तो बताइए कि अगर कैश रिजर्व रेशो CRR को में वृद्धि की जाएगी सेंट्रल बैंक द्वारा, तो इसका क्या परिणाम निम्न में से नहीं होगा? तो इसका सही आंसर है महंगाई में वृद्धि। महंगाई में वृद्धि नहीं होगी। इसका ये सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं इकोनॉमी CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो। जब इसकी वृद्धि की जाती है, जब इसमें इंक्रीमेंट किया जाता है, तो जाहिर सी बात है अभी परसेंटेज जैसे 3% रिजर्व बैंक द्वारा कैश रिजर्व रेशो रखा जाता है कमर्शियल बैंकों के पास, तो अगर इसको बढ़ा दिया जाएगा, कमर्शियल बैंक अपना कैश रिजर्व रेशो 3% RBI के पास रखते हैं, अगर इसको बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए 10% कर दिया जाए, तो बैंकों के पास उपलब्ध पूंजी की कमी हो जाएगी, जो कि वो मार्केट में सर्कुलेट करती है, उस पूंजी की कमी हो जाएगी। जब पूंजी की कमी होती है तो मार्केट में इन्फ्लेशन गिरता है यानी कि डिफ्लेशन आता है, महंगाई में कमी आती है। और इसी तरह अगर इसको कम कर दिया जाए, 3 की जगह 1% या 2% CRR को कर दिया जाए, तो अब बैंकों के पास पूंजी ज़्यादा उपलब्ध रहेगी। तो जब ज़्यादा उपलब्ध रहेगी तो इंटरेस्ट पर ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे लोगों को, इस तरह मनी मार्केट में सर्कुलेट होगी। जब मनी मार्केट में ज़्यादा सर्कुलेट होगी तो महंगाई बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। व्हेन वर द रीजनल रूरल बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? ये सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आप बहुत से लोगों को स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि ये सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। रूरल बैंकों की जो स्थापना की गई थी वो सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए की गई थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि रिमोट एरियाज में रहने वाले लोग हैं, वो जो बैंकिंग सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका सही ऑप्शन है 1975, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1992। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1975। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से सही कथन चुनिए। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 50% पर मैदानी भाग का विस्तार है। स्टेटमेंट 2। भारत का पठारी क्षेत्र कुल क्षेत्र का विस्तार मैदानी क्षेत्र की अपेक्षाकृत कम है। भारत के पठारी क्षेत्र का विस्तार मैदानी क्षेत्र की अपेक्षाकृत कम है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1। प्लेन एरिया स्प्रेड ओवर 50% ऑफ इंडियाज टोटल जोग्राफिकल एरिया। स्टेटमेंट 2। द प्लेट्यू एरिया ऑफ इंडिया इज कंपेरेटिवली लेस देन दैट ऑफ द प्लेन एरिया। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 43% पर मैदानी भाग का विस्तार है, यानी कि प्लेन्स कितने एरियाज़ पर है? 43% एरियाज़ पर, और 30% एरिया पर पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार है, और बाकी बचे पर पठारी क्षेत्रों का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण क्रम में, यानी कि नॉर्थ टू साउथ। जवादी, नल्लामाला, शेवराय। ऑप्शन है 1 2 3, ऑप्शन बी 2 1 3, ऑप्शन सी 3 2 1, या ऑप्शन डी 2 3 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 1 3, यानी कि सबसे पहले नल्लामाला, उसके बाद जवादी और उसके बाद शेवराय। यानी कि सबसे उत्तर में नल्लामाला स्थित है, उसके बाद जवादी, उसके बाद शेवराय स्थित है। आंसर है 2 1 3। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20। प्रसिद्ध पर्वतीय नगर शिमला किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? द फेमस माउंटेन टाउन ऑफ शिमला इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? ऑप्शन ए धौलाधर, ऑप्शन बी पीर पंजाल, ऑप्शन सी शिवालिक, या ऑप्शन डी महाभारत। बहुत इजी क्वेश्चन। आई होप आप सबने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धौलाधर। ये धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेज्ड? एक साइड प्रमुख दर्रे हैं, यानी कि मेजर पासेस, और दूसरी साइड इनकी अवस्थिति यानी कि लोकेशन है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, जेलेपला दर्रा सिक्किम, बोमडिला दर्रा उत्तराखंड, और दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। अब हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा उत्तराखंड में स्थापित लोकेटेड ना होकर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और हमने इस ऑप्शन में क्या था? उत्तराखंड में नहीं है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट 1। एल नीनो पेरू के तट पर स्थित एक गर्म जल धारा है। एल नीनो इज ए हॉट वाटर करंट फ्लोज इन द पेरुवियन कोस्ट। स्टेटमेंट 2। ला नीना के प्रभाव से भारत में वर्षा में कमी आती है। ड्यू टू ला नीना देयर इज अ डिक्रीज इन रेनफॉल इन इंडिया। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। एल नीनो पेरू के तट पर स्थित गर्म जलधारा है, और ला नीना के प्रभाव से भारत में पर्याप्त वर्षा होती है। ला नीना एल नीनो की विपरीत संकल्पना है। जब एल नीनो का इवेंट होता है तो एल नीनो की वजह से मानसून शिफ्ट हो जाता है पेरू के तट पर, और ला नीना की तरफ ला नीना का जब इवेंट होता है तो ला नीना की वजह से भारत में मानसून की वृद्धि हो जाती है, यानी कि बारिश ज़्यादा पड़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। समुद्र के अंदर समान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं?
द लाइन ज्वाइनिंग सिमिलर प्लेसेस इनसाइड द सी इज कॉल्ड? ऑप्शन ए आइसोहेलाइन, ऑप्शन बी आइसोथर्म, ऑप्शन सी आइसोनिफ और ऑप्शन डी आइसोबाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आइसोबाथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? विश्व की जनजातियां हैं और दूसरी साइड इनका निवास स्थान। पहला है मसाई पूर्वी अफ्रीका, हैमिड्स पश्चिमी अफ्रीका, जुलू दक्षिणी अफ्रीका, माओरी न्यूजीलैंड। हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हैमिड्स पश्चिमी अफ्रीका, जबकि हैमिड्स जनजाति उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है। यानी कि उत्तरी अफ्रीका जो सहारा डेजर्ट का एरिया है, सहारा डेजर्ट का जो एरिया है उस एरिया में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी झील पूर्णतया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज कम्प्लीटली लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? ऑप्शन ए इरी, ऑप्शन बी ऑन्टेरियो, ऑप्शन सी मिशिगन या ऑप्शन डी सुपीरियर। आपको पता होगा कि इन लेक्स को 5 फिंगर्स कहा जाता है। ये 5 लेक्स हैं, इरी, ऑन्टेरियो, मिशिगन, सुपीरियर और एक और है वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा। सुपीरियर, इरी, ऑन्टेरियो, मिशिगन, ह्यूरन, एक है ह्यूरन। इन पांच में से ज़्यादातर कनाडा और यूएसए दोनों के बॉर्डर शेयर करती हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी झील केवल और केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है और वो यानी कि उसका जो एरिया है कनाडा में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिशिगन। शेष तीनों झीलों का भौगोलिक क्षेत्र कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में फैला हुआ है। वो दोनों में ही आप देखेंगे कि ईस्टर्न कोस्ट की साइड, अटलांटिक तट की साइड ये पांचों झीलें फैली हुई हैं, जिसमें से 4 ऑप्शन में और एक ह्यूरन है, ह्यूरन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट? ऑप्शन ए स्थल यानी कि लैंड, ऑप्शन बी वायु यानी कि एयर, ऑप्शन सी पादप प्लांट या ऑप्शन डी जल वाटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पादप। जैविक घटक के अंतर्गत पादप, मनुष्य सहित जंतु तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट 1, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह द्विदिशीय होता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज बाई डायरेक्शनल। स्टेटमेंट 2, इसे 50% का नियम भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड 50% रूल। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। उसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। और इसे 10% का नियम कहते हैं। इसे 50% का नियम नहीं कहते हैं, बल्कि 10% का नियम कहते हैं, क्योंकि एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ऊर्जा का केवल 10% का ही ट्रांसफ़र होता है। एक लिविंग एनिमल से दूसरा लिविंग एनिमल में ऊर्जा का केवल 10% ही ट्रांसफ़र होता है और बाकी 90% ऊर्जा वो वेस्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट? ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी अमोनिया या ऑप्शन डी परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी प्लास्टिक। प्राथमिक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं जो प्रकृति में अपने मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं। प्राइमरी pollutants are pollutants that spread pollution by being in their original form in nature। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा प्रदूषक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मापदंड में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज इंक्लूडेड शामिल है इज इंक्लूडेड इन द नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स? PM10, PM 2.5 यानी PM पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ओजोन और सीसा। ऑप्शन ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी 2, 3, 4, ऑप्शन सी 2 और 3 या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो उसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे ही नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस प्रकार का रेडिएशन कणों का स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन पार्टिकल्स हैज़ नो इफेक्ट ऑन हेल्थ, हैज़ नो नेगेटिव इफेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ। ऑप्शन है अल्फा कण, ऑप्शन बी बीटा कण, ऑप्शन सी गामा पार्टिकल या ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्फा कण। अल्फा कणों का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पर या प्लांट या एनिमल हेल्थ पर, किसी भी लिविंग हेल्थ पर नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस तापमापी द्वारा सबसे अधिक तापमान परास को मापा जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर कैन मेजर द हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज? ऑप्शन है डॉक्टरी तापमापी क्लिनिकल थर्मोमीटर, ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस तापमापी नाइट्रोजन गैस थर्मोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस तापमापी हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर, ऑप्शन डी तापयुग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तापयुग्म तापमापी। इस तापमापी द्वारा -200 डिग्री सेंटीग्रेड से -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान मापा जा सकता है। यानी कि इसकी परास जो है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड मापने की क्षमता की इसकी परास होती है, यानी कि रेंज होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अवतल लेंस के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्केव लेंस। स्टेटमेंट 1, ये बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। इट इज़ थिन इन द मिडिल एंड थिक एट द एजेस। बीच में पतला और किनारों पर मोटा, यानी कि कुछ इस शेप का होता है, ऐसा इसमें स्टेटमेंट में बताया गया है। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जेंट लेंस। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। हमें इसमें सही स्टेटमेंट बताना है, तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, यानी कि डाइवर्जेंट लेंस, और ये अवतल लेंस किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, इस तरीके से होता है। ये इस तरह का कुछ अवतल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस ध्वनि की तीव्रता सर्वाधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड? ऑप्शन है जोर से बातचीत, यानी कि लाउड कन्वर्सेशन, ऑप्शन बी ट्रक की ध्वनि ट्रक साउंड, ऑप्शन सी कारखाने की ध्वनि यानी कि फैक्ट्री साउंड, और ऑप्शन डी गुस्से में बातचीत एंग्री कन्वर्सेशन। तो इनमें से किस ध्वनि की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कारखाने की ध्वनि फैक्ट्री साउंड। ज़ोर से बातचीत जो की जाती है लाउड कन्वर्सेशन, इसकी तीव्रता 60 से 70 डेसिबल होती है ट्रक की ध्वनि की 90 से 100 डेसिबल, कारखाने की ध्वनि 100 से 110 डेसिबल की इंटेंसिटी होती है, और गुस्से में बातचीत यानी कि एंग्री कन्वर्सेशन की जो तीव्रता होती है वो 70 से 80 डेसिबल की होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा अर्धचालक का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर? ऑप्शन है कांच यानी कि ग्लास, ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी क्ले, ऑप्शन सी जर्मेनियम, और ऑप्शन डी रेशम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जर्मेनियम। शेष तीनों अचालक के उदाहरण हैं, यानी कि नॉन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, जिसे इंसुलेटर्स भी कहते हैं। जो अचालक होते हैं यानी कि कुचालक, उनसे इंसुलेटर्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, अधातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉन मेटल इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन ए इनका घनत्व प्रायः कम होता है, देयर डेंसिटी इज यूजुअली लो, ऑप्शन बी इनका गलनांक प्रायः कम होता है, देयर मेल्टिंग पॉइंट इज यूजुअली लो, ऑप्शन सी किसी भी प्रकार के अधातु में कोई चमक नहीं होती, देयर इज नो शाइन इन एनी टाइप ऑफ नॉन मेटल, ऑप्शन डी अधातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातु नहीं बनाते हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट फॉर्म एलॉय विद ईच अदर। तो इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी
किसी भी प्रकार के अधातु में कोई चमक नहीं होती। इसका अपवाद क्या है? ग्रेफाइट और हीरा। ग्रेफाइट और हीरा और आयोडीन, ये इन सब में अधातु होने के बावजूद भी चमक होती है। हीरा एक अधातु है, ग्रेफाइट भी इसी तरह एक अधातु है, लेकिन इनमें चमक होती है, ये एक्सेप्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर 36। अब हमारा पॉलिटिकल सेक्शन शुरू हो गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बाय दिस एक्ट। ऑप्शन बी, इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा इन 1774 अंडर दिस एक्ट। ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। द सुप्रीम कोर्ट हैड 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस। ऑप्शन डी, इस अधिनियम ने कर्मचारियों के निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी। द एक्ट प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयज फ्रॉम डूइंग प्राइवेट बिजनेस। आई होप आप सबने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे, जबकि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अंडर दिस एक्ट द सुप्रीम कोर्ट हैड 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। अगला क्वेश्चन नंबर 37। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? व्हेन वाज द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। ऑप्शन बी 14 दिसंबर 1949। ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एक तरफ अनुच्छेद है, आर्टिकल्स हैं, और दूसरी तरफ उनके प्रोविजंस हैं, यानी कि प्रावधान दिए हुए हैं। ऑप्शन है आर्टिकल 16 सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर से संबंधित है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सर्विसेज। ऑप्शन बी आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की अनुमति देता है, यानी कि परमिशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस मैटर्स। ऑप्शन सी सरकारी संस्थानों में धार्मिक निर्देश देने पर रोक लगाता है, प्रोहिबिशन ऑन गिविंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन डी आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि गिव्स एवरीवन द राइट टू फॉलो देयर रिलीजन। तो हमें इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही मैच नहीं है, वो बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 27 सरकारी संस्थानों में धार्मिक निर्देश देने पर रोक, जबकि इसका सही प्रोविजंस क्या है? आर्टिकल 27 किसी भी धर्म विशेष को कर देने के लिए बाध्य किए जाने पर रोक लगाता है, यानी कि आर्टिकल 27 इज रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑन बीइंग कंपेल्ड टू पे टैक्स टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को टैक्स देने पर जोर देने से रोकता है, यानी कि ज़बरदस्ती जबरन टैक्स वसूलने से किसी भी धर्म के अनुयायियों को किसी भी धर्म विशेष के अनुयायियों को कर देने की या ना देने की छूट प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये प्रावधान किस देश से के संविधान से लिया गया है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता यानी कि पैरिटी का वर्णन किया गया है? इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैरिटी आर डिस्क्राइब्ड? आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है यानी कि प्रीएम्बल है वो आपको एकदम टिप पर रटी हुई होनी चाहिए, वर्ड बाय वर्ड। ये भी वर्ड शफल नहीं होना चाहिए, इधर से उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत एग्जाम्स में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी इंटरव्यू में भी कभी कभी प्रीएम्बल पूछ ली जाती है। इंटरव्यू के अंदर आप बहुत से स्टूडेंट्स को देखेंगे जिनसे प्रीएम्बल ही पूछ ली जाती है कि प्रीएम्बल सुन ली जाती है कि प्रीएम्बल बताइए अपना कॉन्स्टिट्यूशन की, और बहुत से बच्चों को नहीं पता होती है और इंटरव्यू तक पहुँच जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 संविधान में प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस डिग्निटी एंड पैरिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इन 2 समता की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
41 निम्न राज्यों को उनके गठन के समय के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ देयर फॉर्मेशन। गोवा, सिक्किम, नागालैंड, हरियाणा। आई होप आप सबने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है 3, 4, 2, 1। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, सिक्किम को 1975 में, नागालैंड 1963 और हरियाणा 1966 में राज्य बनाया गया। तो इसमें सबसे पहले 1963 3, फिर 4 हरियाणा, उसके बाद 2 सिक्किम और उसके बाद सबसे लास्ट में गोवा। अगला क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट 1, भारत सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड रामनंदन कमेटी टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर अमंग अदर बैकवर्ड क्लासेस। स्टेटमेंट 2, इस समिति का गठन 1983 में किया गया था। दिस कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1983। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। इस समिति का गठन 1993 में किया गया था, ना कि 1983 में। स्टेटमेंट में बताया गया है 1983, और ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। क्रीमी लेयर की पहचान के लिए भारत सरकार ने यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रामनंदन समिति का गठन किया था 1993 में। अगला क्वेश्चन नंबर 43, ये हमारा कंप्यूटर का सेक्शन शुरू हो रहा है, जो कि EPFO के सिलेबस में पूछा जाएगा। डिवाइस या फिल इन द ब्लैंक से डिवाइस मनुष्यों द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। द डिवाइस कन्वर्ट्स द डेटा एंड प्रोग्राम्स अंडरस्टूड बाय द ह्यूमंस इनटू द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस। ऑप्शन ए प्रिंटिंग, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी इनपुट, या ऑप्शन डी मॉनिटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इनपुट, यानी कि इनपुट डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर समझता है। यानी कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, जैसे कि आपका कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। जब भी आप कोई की प्रेस करके कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो आप इनपुट उसी फॉर्म में देते हैं ना, जो चीज़ आप समझते हैं, जो आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, उसी के रूप में आप इनपुट कीबोर्ड द्वारा कंप्यूटर को देते हैं। लेकिन उस फंक्शंस को कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कंपाइल करके उसे समझता है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हाट प्रिंसिपल डज ए डिजिटल कंप्यूटर वर्क ऑन? ऑप्शन ए गणना कैलकुलेशन, ऑप्शन बी मापन मेजरमेंट, ऑप्शन सी विद्युत इलेक्ट्रिकल, यानी कि ऑप्शन डी लॉजिकल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गणना कैलकुलेशन के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस इज? ऑप्शन ए स्टोरेज, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन डी इनपुट। आगे से हम अपने मॉक टेस्ट में थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चन ऐड करेंगे कंप्यूटर के भी और अदर सब्जेक्ट्स के भी, ताकि आपको थोड़ा एग्ज़ाम वाला फीलिंग आए। हालांकि हमने जो GS के क्वेश्चन सेट किए हैं वो लगभग एडवांस लेवल ही किए हैं, जो कि आप इजी की कैटेगरी में तो नहीं रख सकते, लेकिन मॉडरेट टू एडवांस हमने लेवल के ही क्वेश्चन ऐड किए हैं। लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चन इजी इसलिए हमने इसमें सेट किए हैं ताकि आपको पहले टेस्ट में परेशानी ना हो। आगे से हम इसमें थोड़े एडवांस करते जाएंगे, इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनपुट। कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, जो डिवाइस सूचना संग्रहित करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? द डिवाइस दैट स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड विच कंप्यूटर्स यूज टू डू वर्क आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर डिवाइस, ऑप्शन डी स्टोरेज डिवाइस। तो इसका बहुत ईजी आंसर है ऑप्शन डी स्टोरेज डिवाइस। अगला क्वेश्चन नंबर 47, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा क्या फंक्शन होता है, तीसरी क्या कंपोनेंट होता है? CPU कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, मेमोरी एंड तीसरी यूनिट हमें बताना है, तीसरा कंपोनेंट बताना है। माइक्रो प्रोसेसर होता है इसमें, या अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, या ऑप्शन सी आउटपुट होता है, या डी इनपुट होता है। तो इसमें ऑप्शन डी अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट होता है, यानी कि ALU होता है। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि मेमोरी CPU के 3 कंपोनेंट होते हैं, मेमोरी,
दूसरा ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा कंट्रोल यूनिट।